Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start chapter number 15. Chapter number 14. So this chapter is chapter number 14, right? And it is related to our atmosphere. So particularly we will study atmosphere, main composition of atmosphere, what is there in our surrounding, and then problems in this atmosphere, mean pollution, and three major types of pollution will be the main subjects for this video lecture, right? So we are going to start the topic. So first of all is atmosphere. So atmosphere is a part of our environment. So actually our environment is made of four things: air, water is discussed in the next chapter, soil, and animals and plants. So these four species make our environment. So these are the four components of our environment. So in this chapter we will study the air or atmosphere, right? So air and atmosphere is same thing. Okay, first of all, definition of atmosphere. What is atmosphere? So atmosphere is a mixture of different gases. So students, as you know, matter may be element, may be compound, may be mixture. So in mixture various components are there, but these are physically mixed. Mean we can separate it from each other. अब एयर जो है एटमॉस्फेयर ये भी मिक्सचर है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ये गैसेस वैसे आपस में मिले हुए हैं. अब देखें, हम आसानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं सांस में, ब्रीथ में. इस तरह प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. तो मतलब एक हमें एयर से इन गैसेस को सेपरेट करने में कोई दुश्वारी, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आता. मतलब ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं. अगर आपस में जुड़े होते तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला होता. तो चूँकि हम आसानी से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इसका मतलब है कि ये मिक्सचर है. अच्छा, ये सारे ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, गैसेस हैं, हल्के होते हैं. सो वी लिव एट द बॉटम ऑफ एटमॉस्फेरिक सी. ऐसा है जैसे हवा के एक समंदर हैं और इसके बॉटम में हम रह रहे हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. हमारी ज़िंदगियों पे एटमॉस्फेयर का क्या असर है, यानी जो एयर है ना हमारे इर्द गिर्द जिसमें हम सांस ले रहे हैं, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. तो सबसे पहला बेनिफिट देखिए, तो हमें ऑक्सीजन देता है ब्रीथिंग के लिए. अब अगर एयर ना होता तो फिर हम सांस कैसे लेते हैं, हमें ऑक्सीजन किस तरह मिलता. नंबर 2, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलता. कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता. फोटोसिंथेसिस ना होता तो प्लांट्स के अंदर फूड किस तरह बनता, और ये फूड हमारे लिए भी फूड बन जाता है, जो प्लांट्स फूड बनाता है. तो मतलब है कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरह हमारे, आप देखें कि हमारे एटमॉस्फेयर में चीज़ें ख़राब नहीं होती. इसकी वजह नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन एयर में बहुत ज़्यादा है, तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिंग गैस है कि इसकी वजह से चीज़ें ख़राब नहीं होती. इस तरह एटमॉस्फेयर में बारिशें होती हैं और मौसम चेंज होते रहते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी. अब देखिए, हम एक मौसम से तंग आ जाते हैं तो कुछ अर्सा बाद में मौसम चेंज हो जाता है. तो ये सारे चेंजेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं. ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो फिर तो हमारी ज़िंदगी मुमकिन ना होती, ना हमें ऑक्सीजन मिलता. ऑक्सीजन हमें मिलता, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलता, तो प्लांट्स फूड ना बनाते, तो फिर हमें कहाँ से फूड मिलता. हमारे पेट एनिमल्स, हमारे जो एनिमल्स हैं, उनको फूड ना मिलता. अब ये एटमॉस्फेयर जो है एयर, इसके अंदर कुछ गैसेस हैं. तो इन गैसेस के नाम, सबसे ज़्यादा जो गैस है ना 78%, वो है नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन में एयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है. दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन. सो दिस वन इज़ फर्स्ट एंड दिस वन इज़ सेकंड, इट इज़ 21%. तीसरे नंबर पे हैं बाकी गैसेस, इनर्ट गैसेस, जैसे इसमें आर्गान आ जाता है. ठीक है, अगले स्लाइड में आपको वो इन गैसेस का भी पता चल जाएगा. और फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत कम है, लेकिन ये हमारे एयर में मुसलसल बनता भी है, यूज़ भी होता है. अब किस तरह बनता है? ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं,
हमारे बॉडीज़ ऑक्सीजन और फूड से कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इस तरह प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। तो मतलब ये है कि एयर के अंदर इनकी क्वांटिटीज़ सेम रहती हैं। एनिमल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स इसको इस्तेमाल करते हैं, किसी वजह से इसका परसेंटेज फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। चेंज होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा। नाउ दिस स्लाइड इज़ फ्रॉम योर बुक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है। तो सेम वही बातें हैं। सो कहते हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, ये MCQs हैं आप लोगों का। सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और इन गैसेस के नाम क्या हैं अभी हम इस पढ़ भी रहे हैं। तो आप देखें कि इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी क्वांटिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा शो की हैं, डेट इज़ 78%। और फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, एक पाई चार्ट उन्होंने बनाया है। ग्रीन देखें, ब्लू नाइट्रोजन है और ग्रीन ऑक्सीजन है, और बाकी जो रेड हैं वो दूसरे और भी गैसेस हैं। तो वो कौन कौन से हैं बाई वॉल्यूम अगर हम देखें, आर्गान 0.93% हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हैं, या इसको हम राउंड अप करके 0.04% भी लिख सकते हैं। जैसे आपने अच्छा यहाँ 0.03 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल ये है 0.038। नियॉन इसके अंदर इतना है। अब देखिए इनको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब ये है कि ये बहुत मामूली मकदार में है, यानी बहुत स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है, ना होने के बराबर हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों ने ये कंपोजिशन इसका याद करना है, तो अक्सर पेपर में आ जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन भी एयर के अंदर है लेकिन बहुत ही कम, यानी ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इसमें उन्होंने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया है, वो है वेपर्स, वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स एयर के अंदर मौजूद हैं क्लाउड्स की सूरत में, बारिश की सूरत में, लेकिन ये अमाउंट फ़िक्स नहीं होता। कहीं ये ज़्यादा होता है, कहीं ये कम होता है। जैसे डेजर्ट में वेपर्स नहीं होते, ड्राई सीज़न होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, तो इसी वजह से वहाँ एयर वेपर ज़ीरो के बराबर होंगे। और जो इक्वेटर एरिया है, आइलैंड, जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ मॉइस्चर नमी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से जो वेपर्स हैं उसकी क्वांटिटी चेंज होती रहती हैं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बिसाइड गैसेस देयर आर वेराइंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी वाटर वेपर्स कहीं ज़्यादा कहीं कम। जैसे डेजर्ट्स में नहीं होगा, और समंदर के किनारे वहाँ नमी ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमारे पास जो डेफिनीशन बन रहा है एटमॉस्फेयर का, वो है क्या है कि इट इज़ द एनवेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक तरह से हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द, ये हमारी अर्थ है, और इसके इर्द गिर्द जो एयर ने एक एनवेलप बनाया है, तो इस पूरे एनवेलप को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो ये हमारा बना एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन, व्हाट टू गैसेस मेकअप मोस्ट ऑफ द एयर। हमारे एयर में दो गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप उनके नाम बताएं जी। अभी हमने इसको पढ़ा, तो वो कौन से हैं, वो हैं एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। सो द आंसर इज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। विच गैस हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द एयर। तो हमारे एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का है। विच गैस हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज इन द एयर। तो इन दोनों में तो ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देख लें तो हमारे एयर में सबसे कम परसेंटेज हाइड्रोजन का है, 0.40 है, 0.00005%, जो कि बहुत कम है। वाई द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द पाई चार्ट। कहते हैं कि इस चार्ट में हमने वाटर वेपर को क्यों मेंशन नहीं किया, वो इसलिए कि वाटर वेपर्स एक जगह से दूसरी जगह तक वो चेंज होता रहता है। जैसे इवन हम अपने कंट्री में देख लें तो एक एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होगा और एक एरिया में मॉइस्चर कम होता है। इसी तरह सीज़न भी मैटर करते हैं। मार्च अप्रैल मई में मॉइस्चर कम होता है, जुलाई अगस्त में ज़्यादा होता है। इस तरह दिसंबर में मॉइस्चर कम होता है, जनवरी फरवरी में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो ये फ्राम मंथ टू मंथ भी चेंज होता है, और फ्राम एरिया टू एरिया भी मॉइस्चर नमी चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक फिर हमारा बनता है
लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके कितने हिस्से बनते हैं। तो आपके बुक में भी ये दिया हुआ है कि हमारी ज़मीन के साथ जो एटमॉस्फेयर टच हैं इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये देखें आप, ये वाला डायग्राम बुक का है, क्लियर नहीं है, ये मैंने दूसरा डायग्राम यहाँ लगाया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है। तो यहाँ प्लेन भी उड़ रहे हैं, क्लाउड्स भी हैं और हॉट एयर बैलून हम भी रह रहे हैं। तो हमारे साथ जो एयर टच हो रहा है इस लेयर को हम कहेंगे ट्रोपोस्फेयर। क्या कहेंगे इसको? ट्रोपोस्फेयर। ये कितना है? ये 12 किलोमीटर तक है। हमारी ज़मीन से शुरू हो जाता है तो 12 किलोमीटर तक जब हम ऊपर जाते हैं तो ये ट्रोपोस्फेयर है। ये जो हमें ऊपर, हम ऊपर देखते हैं ना, तो जो हमें सब कुछ नज़र आ रहा है ना एटमॉस्फेयर का, ये ट्रोपोस्फेयर इसका नाम है। फिर ऊपर जिसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होते हैं तो इस एरिया को फिर हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। 12 किलोमीटर से ऊपर फिर जो रीजन है, और ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 50 किलोमीटर ज़मीन से हम काउंट करेंगे कि ज़मीन से 50 किलोमीटर दूर स्ट्रेटोस्फेयर का एरिया है, यानी 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच इस एरिया को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। फिर 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक जब हम जाते हैं तो आगे 30 किलोमीटर एरिया, इसको हम कहते हैं मेसोस्फेयर। 80 किलोमीटर से ऊपर जब हम जाते हैं तो ये तकरीबन 150 किलोमीटर तक जाता है, तो इसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और थर्मोस्फेयर 150 किलोमीटर से ऊपर फिर 1000 किलोमीटर तक जो एरिया है, और फिर वो इन्फिनिटी बन जाता है, इसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। और ये फिर आगे स्पेस शुरू हो जाता है। सो द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। 4 बड़े लेयर्स हैं। ठीक है, इन लेयर्स के नाम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आपने ये नाम याद रखने हैं। तो ट्रोपोस्फेयर की लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। और स्ट्रेटोस्फेयर 12 किलोमीटर से ऊपर 50 तक, तो ये तकरीबन 38 किलोमीटर बनता है। बहुत बड़ा लेयर है। और आप देखिए कितना ठंडा है, इसमें टेम्परेचर कम होता है। हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो हमें ठंड लग जाता है, तो 12 किलोमीटर से ऊपर ये ठंड और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर 28 किलोमीटर पे ये ठंड थोड़ा सा कम हो जाता है। 50 किलोमीटर से ऊपर हम चले जाएं 80 किलोमीटर तक, सो इस एरिया को हम मीजोस्फेयर कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब देखिए टेम्परेचर यहाँ -5 से 93, -93 तक जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है। 80 किलोमीटर से ऊपर जब हम जाते हैं तो फिर थर्मोस्फेयर शुरू हो जाता है। और थर्मोस्फेयर से ऊपर फिर एक्सोस्फेयर, आगे फिर स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम एक एक को दोबारा पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब देखें आप इस डायग्राम को, तो यहाँ आपको ये ज़मीन के साथ जो टच हो रहा है इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये उन्होंने ब्रिटिश वाली यूनिट्स लिखे हैं, फ़ारेनहाइट और माइल्स। हम ज़्यादातर किलोमीटर सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं, तो चलो हम इसको अगले पेज में देख लेते हैं। लेकिन आपने तरतीब याद रखनी है। तो सबसे पहला लेयर नीचे, जिस लेयर में हम रह रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर। हमारे ऊपर 12 किलोमीटर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर। 50 किलोमीटर ऊपर हमारे ऊपर फिर मीजोस्फेयर। और 80 किलोमीटर से ऊपर फिर हमारे पास शुरू हो जाता है थर्मोस्फेयर। और ये तकरीबन फिर आगे 200 किलोमीटर से ऊपर फिर एक्सोस्फेयर शुरू हो जाता है। तो आप देखें कि ये जो स्पेस शिप जाते हैं वो एक्सोस्फेयर में होते हैं, और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो थर्मोस्फेयर में होते हैं। मतलब है कि ये हमारी ज़मीन से तकरीबन 80 किलोमीटर ऊपर होते हैं। अरोरा हम पढ़ेंगे आगे। अरोरा एक फ़ेनोमेना है। पोलर एरियाज़ में ना आसमान में रंग बिरंगे कलर्स रात के वक्त नज़र आ जाते हैं। ये इसलिए कि ये वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और उन रिएक्शन के अंदर लाइट प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह आपने आसमान में इस तरह वो मीटियोर्स देखे होंगे, एक लाइट सा जा रहा होता है, अचानक गायब हो जाता है। तो ये हमारे ज़मीन से तकरीबन 60-70 किलोमीटर ऊपर ये फ़ेनोमेना होता है। ठीक है, तो ये नाम आपने इधर से याद करने हैं जी। अगेन हम अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे बुक के अंदर ये ट्रोपोस्फेयर लिखा हुआ है। सो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो मीन टर्निंग और चेंजिंग। ट्रोपोस्फेयर के अंदर चूँकि मौसम चेंज होते हैं, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी खुश्की, कभी दिन, कभी रात,
तो इन चेंजिंग की वजह से इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का मतलब है चेंजिंग। ओके, तो ट्रोपोस्फेयर को हम ट्रोपोस्फेयर इसलिए कहते हैं कि यहाँ हालात हर वक्त चेंज होते रहते हैं। मतलब यह है कभी दिन, कभी रात, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश। ठीक है, हर तरह के मौसम आ जाते हैं। तो मतलब है कि यहाँ क्लाइमेट हर वक्त चेंज होता रहता है, इसी वजह से को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो इसकी मीनिंग है चेंज होना। फिर ये कि ये ट्रोपोस्फेयर की लंबाई कितनी है, तो ये ट्रोपोस्फेयर हमारी ज़मीन से तकरीबन ये 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, हमारी ज़मीन से, यानी अगर ये हमारी ज़मीन है अर्थ, और इससे ऊपर हम जाएं किसी भी कंट्री से, तो 12 किलोमीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो ये एक सर्कल सा बन जाता है। तो इस रीजन को, और ये सारा एयर जो है ना जिसमें हम सांस लेते हैं, हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, ये सारा ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है। हाँ जी, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर? कितना हाइट है? 12 किलोमीटर है। ये MCQ याद रखना है। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर? तो टेम्परेचर इधर जो है वो तकरीबन शुरू हो जाता है 17 सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर है। अब आप देखें कि कहीं टेम्परेचर कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो ये ओवरऑल पूरे साल का और पूरी ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हम 17 सेंटीग्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 17 इसका एवरेज टेम्परेचर है। हाँ जी, तो नोट्स किस तरह आप लोग बनाएंगे इसके? ट्रोपोमीन, ट्रोपो की मीनिंग क्या है? चेंजिंग। हाइट कितना है? 0 किलोमीटर हमारी ज़मीन से शुरू हो जाता है, 12 किलोमीटर फैला हुआ है। कंपोजिशन क्या है? हमारे जो जितना सराउंडिंग में एयर हैं तो तकरीबन 70 to 80% एयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। और सारे लिविंग्स, एनिमल, प्लांट्स, जर्म्स इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर आ जाते हैं। फीचर्स क्या क्या ख़ास ख़ास बातें हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर सारे वेदर्स, क्लाइमेट चेंजेस इसके अंदर हो रहे हैं, जैसे बारिश, क्लाउड्स, विंड्स, एयर पोल्यूशन। ये पोल्यूशन भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। और जो हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ये याद रखना है। इसलिए आप देखें कि हम किसी माउंटेन के टॉप पे चले जाते हैं ना, वहाँ सर्दी होती है। हम K2 की तरफ चले जाते हैं, सर्दी और बढ़ जाती है। माउंट एवरेस्ट की तरफ जाएंगे, सर्दी और बढ़ जाती है। तो जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आप यहाँ इस डायग्राम को देख लें, इन दोनों एरोस को, कि जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, देखिए हाइट जो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर उस तरह डिक्रीज़ हो जाता है। यानी जितना आप ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतना मौसम ठंडा होगा, टेम्परेचर लो होगा। जितना आप नीचे आ जाते हैं, डिस्टेंस ज़मीन के साथ कम हो जाता है, तो टेम्परेचर गर्मी बढ़ जाती है। ये एक इनवर्स रिलेशन है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर ऊपर जाने से क्या होता है, ठंड बढ़ जाता है, गर्मी कम हो जाती है। जी, अगेन फीचर्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर सारे वेदर कंडीशंस इधर ही होते हैं। और दिस इज़ द रीजन वेयर हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स एंड एयरप्लेन फ्लाइज, जहाज़ सारे इसके अंदर उड़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर तकरीबन 15 किलोमीटर में लिखा हुआ है, बुक के अंदर 12 किलोमीटर है, तो आप 12 किलोमीटर यूज़ करें। और ये सबसे नीचे वाला लेयर है जिसमें हम ले रहे हैं, ये देखिए ये ट्रोपोस्फेयर, इसके साथ नीचे हमारी ज़मीन टच हो रही हैं। फिर ये 12 किलोमीटर तक हैं, 12 किलोमीटर से आगे ऊपर 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर हैं। दिस इज़ वेयर द मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर देयर। ये पोल्यूशन, हवाएं, तूफ़ान सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर चलते रहते हैं। इसके बाद है अगला लेयर। तो अगला लेयर आप देख सकते हैं, अगला लेयर हमारा है स्ट्रेटोस्फेयर। इधर भी आप देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर अगला लेयर है। ये 12 किलोमीटर ऊपर शुरू हो जाता है और 50 किलोमीटर तक चल जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकंड लेयर। एज वन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो हैं ये 50 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर हैं, 50 किलोमीटर तक ये हैं, तो ये 38 किलोमीटर का लेयर बन जाता है। और स्ट्रेटो के क्या मीनिंग है? स्ट्रेटो की मीनिंग है स्प्रेड आउट, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। देखिए हमारा वाला लेयर 12 किलोमीटर है और स्ट्रेटोस्फेयर 38 किलोमीटर है, तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसी वजह से इसको स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो लेयर्स को कहते हैं, स्प्रेड आउट। इसका हाइट क्या है? इसका हाइट 38 किलोमीटर बनता है। अच्छा, इसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद हैं ओज़ोन। क्या मौजूद हैं? ओज़ोन मौजूद हैं। सो ओज़ोन जो है ये इसका फार्मूला है O3। जैसे एक O2 होता है ना ऑक्सीजन,
ये तो हम सांस में लेते हैं। एक होता है O3। तो ये O3 क्या करता है, इस O3 ने ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होता है, इसने हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक लेयर सा बनाया होता है। अब देखिए ये, अब आप इसको ज़रा समझ लें, ये तो ट्रोपोस्फीयर है ये वाला, इसकी तो बात हो चुकी है 12 किलोमीटर तक। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं 50 किलोमीटर तक, तो ये तकरीबन यहाँ 28 किलोमीटर बन जाता है। तो 28 किलोमीटर पे क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओज़ोन मौजूद है। अब यह नज़र नहीं आता, लेकिन देखिए इसने एक छत सा बनाया हुआ है। अब इस छत का क्या फ़ायदा है, देखिए सन रेस से डेंजरस यानी बहुत गर्म रेस हमारी ज़मीन की तरफ आ जाते हैं, जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेस। इसकी 3 टाइप्स हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अब अल्ट्रावायलेट सी जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए उसकी कलर देखिए, रेड का मतलब है कि दीज आर वेरी हॉट रेस। और ये इतनी गर्म रेज़ हैं कि अगर ये हमारी ज़मीन तक आ गए तो ज़मीन के ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा, एनिमल्स प्लांट्स मरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप देखें ओज़ोन इस गर्मी को रोक देता है, यानी सन से जो गर्मी आ रही है ना, वो गर्मी ओज़ोन इधर रोक रहा है और थोड़ी सी गर्मी हमें आने देता है। देखिए ये जो थोड़े से कम गर्म रेज़ है ना, उसको तो आने दे रहे हैं। ये देखिए ये आ रहे हैं, ज़मीन के साथ टकरा रहे हैं। जो दूसरा टाइप है सन रेज़ का, वो ज़्यादा गर्म है, तो उसमें से कुछ को आने दे रहे, देखिए ज़्यादातर उसने रोक लिया हुआ है। और जो थर्ड टाइप है ना अल्ट्रावायलेट सन रेज़ की, वो तो ओज़ोन उसको बिल्कुल रोक देता है, ज़मीन तक नहीं आने देता। तो ये देखिए ओज़ोन हमारे लिए छत का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे ऊपर छत होता है, तो छत की वजह से हम बारिश और धूप से बच जाते हैं, तो इस तरह ओज़ोन ने हमें सन की गर्मी से बचाया हुआ है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक को मतलब है कि एक सेफ्टी छत बनाया हुआ है। ओज़ोन हमें नज़र भी नहीं आ रहा और ये सन रेज़ को रोक देता है। लेकिन पोल्यूशन की वजह से ये ओज़ोन ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब सन रेज़ कुछ ना कुछ हमारी ज़मीन तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर की ख़ास बात कि यहाँ ओज़ोन है और ओज़ोन हमारी हिफाजत कर रहे हैं। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब ये है कि हमारी ज़मीन की तरफ जो स्ट्रेटोस्फीयर हैं, टम्परेचर बहुत कम है, वहाँ -55 है। लेकिन जो ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फीयर है वो थोड़ा सा गर्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ ओज़ोन सन रेज़ को रोक देता है, जिस वजह से वो एरिया थोड़ा सा गर्म होगा। और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू, यानी हमारे स्ट्रेटोस्फीयर की जो सबसे ख़ास बात है वो है यहाँ ओज़ोन का होना, और इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, 10 ppm। 10 ppm का मतलब ये है कि एयर के अगर 10 लाख मालिक्यूल हों, तो इसमें से 10 मालिक्यूल सिर्फ ओज़ोन के हैं। यानी एयर के अगर 10 लाख मालिक्यूल हैं, तो इसमें ओज़ोन के सिर्फ 10 मालिक्यूल हैं, यानी कितने थोड़े से हैं। लेकिन ये थोड़े मालिक्यूल भी सन रेज़ को रोक लेते हैं और हमें गर्मी से बचाते हैं। तो इसी वजह से अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओज़ोन एंड स्ट्रेटोस्फीयर। सो ओज़ोन एब्जॉर्ब सन इन सोलर एनर्जी एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्राम द हीट ऑफ द सन। चलो इसके अंदर भी आ जाएगा जी। मेन चीज़ आपने इसके अंदर ओज़ोन को समझना है। द प्रेजेंस ऑफ ओज़ोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओज़ोन की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर थोड़ा सा गर्म होता है। तो ओज़ोन क्या करता है, ओज़ोन सेव अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इनकमिंग वेरी हॉट रेस। ये जो उन्होंने अल्ट्रावायलेट लिखा हुआ है ना, तो आप अल्ट्रावायलेट की जगह लिख सकते हैं हॉट रेस। ठीक है, अगर आपसे ये नाम भूल गया ना, तो आप बस हॉट रेस लिखे कि सूरज से बहुत गर्म रेज़ आ रहे होते हैं, लेकिन ओज़ोन उनको रोक लेता है, ज़मीन तक आने नहीं देता। इसी वजह से हमारी ज़मीन के ऊपर मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। अब अगर ये ओज़ोन हट जाएँ तो फिर ये सारे रेस हमारी ज़मीन तक आएंगे, और जिसकी वजह से हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ओके जी, सो व्हेन ओज़ोन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन, एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। ओज़ोन क्या करता है, सोलर एनर्जी को ज़मीन तक नहीं आने देता, कुछ को आने देता है, कुछ को नहीं देता। जिसको नहीं आने देता उसकी वजह से वो एरिया गर्म होता है। तो ओज़ोन क्या करता है, द ओज़ोन लेयर प्रोटेक्ट द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ फ्रॉम द डेंजरस यूवी रेज फ्रॉम द सन। ये अपने ओज़ोन के फंक्शन में याद रखना है। और यहाँ टेम्परेचर -55 से बढ़कर -5 सेंटीग्रेड पे पहुँच जाता है। ये क्यों? ये ओज़ोन की वजह से। अगर ओज़ोन इधर ना होता तो फिर क्या होता, सारी रेस हमारी ज़मीन पे आ जाती, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी बढ़ जाती। सो व्हाट इज़ स्ट्रेटोस्फीयर? स्ट्रेटोस्फीयर इज़ द सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर क्या था? फर्स्ट लेयर आप जी
क्या नाम है फर्स्ट लेयर का? फर्स्ट लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, और ये लेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, और मीजोस्फेयर फिर तीसरा लेयर है, उससे नीचे है। तो इसका टेम्परेचर आपने याद रखना है। अच्छा जी, ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर क्या था, भूल गए आप जी? 17 से लेकर -5 सेंटीग्रेड तक है, ठीक है, -55 तक, सॉरी। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसका टेम्परेचर -55 सेंटीग्रेड से लेकर -5 सेंटीग्रेड तक है। तो आप देखिए कि यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है इसमें, लेकिन यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज़ अ ड्राई लेयर। यहाँ मॉइस्चर बहुत कम होता है। इट कंटेन वेरी लिटिल वेपर्स। बारिशें यहाँ नहीं होती, क्लाउड इससे नीचे होते हैं। फ्यू क्लाउड्स आर फाउंड इन दिस लेयर। बादल बहुत थोड़े से होते हैं। ओनली कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन। कुछ जहाज़ इतने ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा जी, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रेटोस्फेयर। अगर स्ट्रेटोस्फेयर हट जाएँ या क्या नाम है, ओजोन ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा? ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। जो सन से जो गर्म रेज आ रहे होते हैं, ये सन है, ये अर्थ है, अगर ये सारे रेज ज़मीन तक आ गए तो ज़मीन के ऊपर सब कुछ जल जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ओजोन बीच में आ जाता है, जो कि इन सन रेज को आने नहीं देता, ठीक है। सो दीज रेडिएशन में का स्किन कैंसर। अब अगर ये सन रेज सारे ज़मीन तक आ गई तो फिर स्किन कैंसर और अदर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। हमारे डीएनए और प्लांट्स सारे डैमेज हो जाएंगे। सो ओजोन के बग़ैर फिर ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर का होना ज़रूरी है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से ये ओजोन हम इसको ख़राब कर लेते हैं। ये देखें, दिस ओजोन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये देखिए, ये आपको ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं, ये ओजोन है। तो देखिए, सन रेज आ रहे हैं लेकिन ओजोन उनको रोक रहा है, और ओजोन क्या कर रहा है, सन रेज को वापस स्पेस में भेज देता है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन थोड़ी सी कूल रहती है, ठंडी है। तो ये ओजोन अगर हट जाए तो फिर तो ये रेस हमारा बहुत बुरा हाल करेगा। So ozone layer absorb harmful radiations, very hot radiation and energy from the sun. This energy is converted into heat, warming the air. तो ये वाला जो एरिया है ऊपर, ये फिर गर्म रहेगा, क्योंकि ओजोन इस रेस को नीचे आने नहीं देगा, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बस आपने सिर्फ ओजोन का जिक्र करना है कि इसके अंदर ओजोन है, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। आपने बस इसका टेम्परेचर रेंज बताना है कि ये निस्बतन थोड़ा सा गर्म होता है। टेम्परेचर रेंज है -5 to -55, और इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक है, लेकिन शुरू होता है 12 से। सो 12 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ये 38 किलोमीटर बनता है, और ये निस्बतन गर्म लेयर है। नेक्स्ट जो लेयर है, तीसरा लेयर, वो है मीजोस्फेयर। सो मीजोस्फेयर इज़ द थर्ड लेयर एंड थर्मोस्फेयर इज़ द फोर्थ लेयर। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है। सो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर है, तो मीजोस्फेयर अगेन ये थोड़ा सा ठंडा होगा, और थर्मोस्फेयर कूल होगा। देखें, ये थोड़ा सा याद रहे, ट्रोपोस्फेयर कोल्ड लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर हॉट लेयर है, अगेन मीजोस्फेयर कोल्ड लेयर है, और थर्मोस्फेयर हॉट लेयर है। यानी जब हमारी ज़मीन की जो 4 लेयर है ना, इनके टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं। आप 12 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो आपको ठंड लगेगा, 12 किलोमीटर से ऊपर फिर गर्म हो जाता है एटमॉस्फेयर, 50 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं फिर ठंड शुरू हो जाता है, 80 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं फिर गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये टेम्परेचर इसके चेंज होते रहते हैं। आप लेकिन ये पॉइंट याद रखते हैं कि हर एक लेयर का हाइट कितना है, रेंज, और टेम्परेचर रेंज कितना है जी। अब देखें, मीजोस्फेयर में हमने बस थोड़ा सा इसको पढ़ना है जी। क्या पढ़ना है इसमें? मीजोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर अबाउट 80 किलोमीटर। मतलब ये है कि 50 किलोमीटर हमारे से ऊपर 80 किलोमीटर तक जो रीजन है, इसको हम कहेंगे मीजोस्फेयर। मीज़ो का मतलब है मिडल, ये दरमियान में आ जाता है। स्पेस और हमारी ज़मीन के बीच ये लेयर है। सो मीजोस्फेयर द मिडल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, दूसरे लेयर के ऊपर अ ड्रॉप इन टेम्परेचर इज़ ऑब्जर्व। ये अगेन इसको हम
कूल लेयर कहेंगे, उससे पहले स्ट्रेटोस्फेयर हॉट लेयर था। और यहाँ टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, -93 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और इसमें मेटोराइड्स आ जाते हैं और वो स्टंट की वजह से उनका आग कम हो जाता है। अदरवाइज़ ये गर्म गोले हमारी ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन इस लेयर के अंदर ये ठंडे होके इनका आग बुझ जाता है। 80 किलोमीटर से ऊपर, यानी हमारी ज़मीन से ऊपर 80 किलोमीटर के बाद जो लेयर शुरू हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड थर्मोस्फेयर। अगेन यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी और यहाँ की जो गर्मी है ना वो 1800 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म लेयर है। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बस ये हमारे एटमॉस्फेयर का आखिरी लेयर है और इसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। ये 80 किलोमीटर से ऊपर शुरू हो जाता है और फिर इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। थर्मो का मतलब है हीट, क्योंकि ये लेयर बहुत गर्म है और चूँकि सनलाइट यहाँ डायरेक्ट आ जाता है और यहाँ कुछ रिएक्शन ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से गर्मी प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये थर्मोस्फेयर, इसके दो हिस्से हैं, दोनों के अलग अलग नाम हैं। तो एक को हम कहते हैं आयोनोस्फेयर और दूसरे को हम कहते हैं एग्जोस्फेयर, ठीक है। तो आयोनोस्फेयर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक हैं और जो एग्जोस्फेयर हैं एग्जैक्ट, यानी हम अपने एटमॉस्फेयर से एग्जैक्ट हो जाते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर की फील्ड से निकल जाते हैं एग्जोस्फेयर में। वो 400 किलोमीटर से ऊपर वाला जो एरिया है, फिर स्पेस, तो तकरीबन स्पेस जो है ना हमसे 1000 किलोमीटर ऊपर है, तो 1000 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। आपकी बुक में एक और छोटा सा टॉपिक है अरोरा बोरियलिस। ये क्या होता है? अगर आप लोग नॉर्थ रीजन में चले जाएं, यानी आर्कटिक पोल वाले एरियाज़ में, तो वहाँ रात के वक्त आपको इस तरह की लाइटनिंग नज़र आएगी आसमान में। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है, तो रंग बिरंगी लाइट आपको नज़र आ जाते हैं। आप इसको यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आप ये स्पेलिंग लिखें अरोरा बोरियलिस, इसके डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट कलर्स आपको फिनोमेना नज़र आएंगे जो कि एक तरह से खूबसूरती है, लेकिन ये हमारे एरिया में तो हमें नज़र नहीं आता, तो इसके लिए आपको पोलर एरिया जाना होगा अगर आपने ये देखना है। हाँ जी, एक्टिविटी 14.1 आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट ये आप देख लें कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और हाइट हमने कंपेयर किया है। तो इस तरफ हाइट इंक्रीज़ हो रहा है और इस तरफ टेम्परेचर को हम देख रहे हैं। तो देखिए ज़मीन के ऊपर यानी 0 किलोमीटर पे टेम्परेचर 20 है, तो जो हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये ट्रोपोस्फेयर है, ये वाला रीजन, इसमें टेम्परेचर कम हो रहा है। अब अगला है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है, तो इसमें आप देखिए टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ ओजोन मौजूद है, ओजोन सन रेज को एब्जॉर्ब करता है। 50 किलोमीटर के बाद फिर मेसोस्फीयर शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। देखिए कूलिंग और टर्न फिर बढ़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। 80 किलोमीटर के बाद फिर थर्मोस्फीयर शुरू हो जाता है। जो हाइट बढ़ जाता है अगेन टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल लुकिंग एट दिस चार्ट। इस चार्ट को देखकर आपने ये टेबल के ब्लैंक्स फिल करने हैं। हाँ जी, तो क्या है? पहला ट्रोपोस्फेयर, टेम्परेचर एट द बॉटम। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या है? ज़मीन के साथ जो रीजन है जी 17 सेंटीग्रेड, इस ग्राफ को देख लें। और एट द हाईएस्ट पॉइंट यानी ट्रोपोस्फेयर में जब आप इधर तक आ जाते हैं तो ये टेम्परेचर -55 सेंटीग्रेड बन जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कहाँ से शुरू होगा? ये है -55, और जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो फिर ये बढ़कर ये कितना बन जाता है? 0 सेंटीग्रेड, यानी -5 सेंटीग्रेड या 0 सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आज ये फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पोल्यूशन पढ़ेंगे।